जय हिंद। अभी हाल ही में हुए G7 की मीटिंग में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने चीन के नीतियों को घेरने के लिए एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाया, लेकिन भारत यहां पर अमेरिका के खुल के साथ नहीं आया जो कि चीन के BRI प्रोजेक्ट को रोका जा सके। इस सबको हम लोग समझते हैं। देखिए, इस बार जो 2021 में G7 की जो मीटिंग हुई है वो ब्रिटेन में हुई है, यूके यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। G7 की बैठक हुई है। G7 की अगर हिस्ट्री को देखते हैं तो इसको 1973 में बनाया गया, उसके बाद फिर 75 में चेंजिंग किया गया, फिर ऐसे ऐसे करके इसमें बहुत बार चेंजिंग किया गया। जब इसमें रसिया था तो इसमें G8 बोला जाता था, रसिया हट गया तो इसका नाम हो गया G7 हो गया। ये दुनिया के टॉप जो GDP वाले कंट्री हैं जिनका डेवलपमेंट आर्थिक रूप से ज़्यादा, उनका एक समूह है। इसमें वर्तमान समय में 7 देश हैं जिन्हें G7 कहते हैं। यहाँ से याद करने का तरीका देखिए, एक तो ये कनाडा हो जाएगा, अमेरिका, ये दो तो यहाँ हमेशा रहते हैं एक साथ। यहाँ ब्रिटेन, फ्रांस, ये भी जब भी देखिएगा ये दोनों एक जगह मिलेंगे, ब्रिटेन फ्रांस, 4 ऐसे हो गया। अब हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में एक था युद्ध में, और दूसरा इटली का डोमिटो मुसोलिनी, दुनिया दोनों एक दूसरे को जय और वीरू समझता था। तो जर्मनी हो गया इधर 5वां और इटली हो गया 6वां। जर्मनी का हिटलर और इटली का होगा डोमिटो मुसोलिनी यहाँ पर। तो टोटल 6 हो गए। यहाँ पर एक जापान हो गया, 7 देश, टोटल 7 देश आते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इटली, इधर आपका जापान। रसिया जब था तब इसे G8 बोला जाता था। भारत इसका सदस्य नहीं है G7 में, लेकिन 4 ऑब्जर्वर कंट्री है, मतलब जिन्हें बुलाया जाता है, और ये बहुत पहले से बुलाया जाता है। मनमोहन के समय से ही इन्हें बुलाया जाता है मीटिंग में भाग लेने के लिए कि आप भी इसको समझिए, आपकी भी बातों को ध्यान से समझा जाएगा और रखा जाएगा। इसमें आता है आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, इंडिया आता है, साउथ कोरिया, शी जिनपिंग वाला वो वाला नहीं, किम जोंग वाला पगला, वो तो नॉर्थ कोरिया का है। तो एक तो साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और या इधर से आ जाता है साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल मिलके ये 4 ऑब्जर्वर भी हो जाते हैं। तो इस बार इन्हीं लोग की बैठक थी ब्रिटेन में। इसमें मोदी जी जो थे वर्चुअल मीटिंग में गए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि कोरोना वगैरह चल रहा है यहाँ पे। इस मीटिंग में कई सारी बातें कही गई, जिसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लायक है। एक तो था मोदी जी का था जो पर्यावरण को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो बाइडेन से पहले ट्रंप थे, वो पेरिस क्लाइमेट चेंज से हट गए थे और कहते कि भैया हमको डेवलपमेंट है, हमको कार्बन एमिशन से कोई रोक नहीं सकता, ये वगैरह वगैरह। तो कार्बन एमिशन, प्रदूषण इत्यादि को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए जो बाइडेन अभी सहमत हो गए हैं, वो अमेरिका को वापस पेरिस क्लाइमेट चेंज जो था उसमें वो ले आएंगे। मोदी जी का विशेष जोर था कि 1 वर्ल्ड 1 हेल्थ, मतलब वैक्सीन को के पे जितने भी प्रतिबंध है उसे हटाया जाए। हाल ही में अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे कि वैक्सीनेशन हम लोग का प्रभावित हो गया था। तो वैक्सीन, पूरी दुनिया में वैक्सीन को लगाने के लिए इस पर जोर दिया गया। इस पर सारे लोग राजी भी हो गए, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत जल्दी वैक्सीन के लिए जो कॉपीराइट और पेटेंट नियम होता है वो 1 से 2 साल के लिए छूट दिया जाए, ताकि पहले इस वैक्सीन को क्या किया जाए, सबको लगा दिया जाए, ताकि कोरोना को रोका जा सके। इसके अलावा जो इसमें भारत के लिए सबसे अच्छी बात थी वो जो बाइडेन ने किया। जो बाइडेन ने कहा कि जो BRI प्रोजेक्ट है तो उसका काउंटर करने के लिए, अब BRI प्रोजेक्ट समझने से पहले आपको चीन का सिल्क रूट समझना पड़ेगा, सिल्क रूट के बाद आपको BRI प्रोजेक्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद समझेंगे कि चाइना का डेब्ट ट्रैप क्या है, वो कर्ज के जाल में किसी को कैसे फंसाता है। प्रथम सदी में चीन का एक रेशम मार्ग था जिसे इंग्लिश में सिल्क रूट कहते हैं। इस सिल्क रूट के रास्ते से चीन जो है रेशम का व्यापार करता था। यह सिल्क रूट 2 रास्ते से जाता था, एक जमीन होकर जिसे रेड कलर से दिखाया गया है, दूसरा समुद्र होकर जिसे ब्लू कलर से दिखाया गया है। तो इसी को हम रेशम मार्ग कहते थे। उस वक्त ज़्यादा मशीनरीज नहीं थे, तो ज़्यादा हर देश के बीच में व्यापार होता था। तो चाइना क्या करता था, इतना होशियार था, हर देश से अलग अलग चीज़ें खरीदता था। भारत में यहाँ से साउथ से मसाले लेता था, यहाँ से सोने चांदी लेता था, हर जगह से कुछ ना कुछ खरीद के ले जाता था। बदले में वो पैसे के बदले में सिल्क यानी रेशम देता था, और रेशम की कीट और वगैरह रेशम की टेक्नोलॉजी चीन के पास ही था। हालांकि क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में कि भारत का कौन सा शासक था जो रेशम मार्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कुषाण शासक जो था कनिष्क ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया था। इतना ना मारा चीन वालों को, रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया, कहा कि इधर से व्यापार करोगे लोग ना तो हमको तुमको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये चीन का रेशम मार्ग था। ये आज से 2000 साल पहले की बात है। तो अब ये मार्ग बंद हो चुका है। चाइना ने सोचा कि उसके पास अथाह धन है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा रख के क्या फ़ायदा, उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चाइना ने सोचा कि हम इस पैसे को क्यों ना इन्वेस्ट कर दें और दूसरे देशों में, ताकि जिन देशों को हम पैसा देंगे उस पर मेरा दबाव भी रहेगा। तो ये जो रेशम मार्ग था, चाइना ने इसे दोबारा चालू कर रहा है, व्यापार करने के लिए नहीं, इस बार लोगों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए। इस रेशम मार्ग पे जितने देश आते हैं, यहाँ पर जितने कंट्री आ रहे हैं, लगभग 100 कंट्रियों को इसने
उसने कहा कि देखिए हम आपको कर्जा देते हैं, आप अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कीजिए और आप हमसे पैसे ले लीजिए और आपको जो मन है वो बनाइए। लेकिन इसमें चाइना की चाल रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे वो कहता है कि आप बंदरगाह बना लिए, लेकिन शर्त ये रहती है कि चाइना से जो पैसा लेंगे बंदरगाह बनाने के लिए तो इसकी टेक्नोलॉजी जो रहेगी वो चाइना से लेना पड़ेगा और बनाने का ठेका चाइना की कंपनी को देना पड़ेगा। तो इससे चाइना को डबल फायदा, जो चाइना के पास पैसा था वो कर्ज के रूप में उस देश को दे देगा और जो चाइना की कंपनी थी जिनको प्रॉफिट चाहिए अब वो कंपनी वहां जाके बंदरगाह बनाएगी और उस पर जो मटेरियल लगेगा वो चाइना से आएगा। तो इधर से चाइना की जीडीपी भी बढ़ रही है, चाइना की कंपनियों को फायदा भी हो रहा है, चाइना के पास जो पैसा रखा था वो पैसा इन्वेस्ट भी हो गया, ब्याज भी आ रहा है और उस देश पर चाइना दबाव भी बनाएगा। ऐसे ही श्रीलंका को फंसा लिया, फोटो दिखा दिया श्रीलंका को, देखो ऐसे बंदरगाह बनेगा, इतना बड़ा बड़ा, कमा के लाल हो जाओगे लोग। श्रीलंका ने कहा वाह वाह बहुत बढ़िया है, श्रीलंका पैसा ले लिए। अब देखिए श्रीलंका ने ले लिया $10 बिलियन और श्रीलंका के पास पैसा कितना है, $4 बिलियन। अब इस बंदरगाह पे कोई आता नहीं है, श्रीलंका पूरी तरह फंस गया। अब ये बंदरगाह को बेच रहा है, कोई खरीदने को नहीं है, तो चाइना कहता है कर्जा दो नहीं तो बंदरगाह दो, तो ये अब बंदरगाह ले लिया वहाँ पे। तो यही करता है, फंसा देता है, इतना पैसा दे देगा कि आप कभी लौटा ही नहीं सकते और जब तक नहीं लौटाएंगे तो आप बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। ऐसे ही श्रीलंका के कोलंबो एयरपोर्ट को कर दिया, ऐसे फोटो दिखाया, मार पैसा आएगा, लोग आएंगे कोलंबो एयरपोर्ट पे, लो लो लो, ससुरा श्रीलंका खुश होकर ले लिया। उस एयरपोर्ट पे कोई नहीं आता है तो श्रीलंका भारत से आकर आप ही एयरपोर्ट वाले लीजिए, ससुरा हम ही लोग खाली बैठल हैं यहाँ पे। तो पूरी दुनिया को जानबूझ के फंसाता है इसी तरह से और ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा देगा जो फेल हो जाता है, जैसे नहर निर्माण में दे देगा, पाइपलाइन में दे देगा। जानता है कि विकासशील देशों के पास ये सारी योजनाएं सरकारी पैसा लूट के बैठ जाते हैं, इससे कोई खास फायदा होता नहीं है। कहेगा डैम बनाना होगा, डैम में ऐसा टाइम देगा कि डैम का कोई खास काम वगैरह नहीं होगा, छोड़ छाड़ देता है वहाँ पर और बिजली घर वगैरह वगैरह के नाम पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे पाकिस्तान में भी सड़क वड़क बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया। तो चाइना के इसी इन्वेस्टमेंट को काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने प्लान निकाला, चूंकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो चाइना ने पैसे दिए इन सारे चीज़ों को बनवाने के लिए, उसको चाइना कहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जितना है इसको कहता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसलिए उसे BRI प्रोजेक्ट कहते हैं। इसी को कहते हैं वन बेल्ट वन रोड कहते हैं। ये किसका है, सिल्क रूट का ही नया रूट है, सेम चीज़ है। तो इसको काउंटर करने के लिए जो बाइडेन ने कहा है कि एक नया योजना चलाया जाता है, BBW, बिल्ड मतलब बनाया जाए, बिल्ड बैक दोबारा बेटर वर्ल्ड। तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के नाम से इन्होंने $40 ट्रिलियन पैसा का अनाउंसमेंट किया। अब सोचिए 2035 तक ये 40 ट्रिलियन, अब इस 40 ट्रिलियन में चाइना का जो ये BRI प्रोजेक्ट है, ऐसा ऐसा 10 गो प्रोजेक्ट आ जाएगा। अब ऑलरेडी चाइना का ये प्रोजेक्ट घाटे में चल रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए। अब उन लोगों के पास एक अच्छा मौका मिल गया, ये BBW में आ जाएंगे, कहेंगे कि हमें पैसा दे दीजिए यहाँ पे। अब चाइना चाह के भी इतना पैसे तो ला नहीं सकता है, 40 ट्रिलियन। तो इसमें ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है और जो बाइडेन ने कहा भी है कि ये BRI प्रोजेक्ट के काउंटर के लिए किया गया है। अब इसमें भारत सरकार ने गलती कर दी है। यहाँ पर भारत को खुल के इस योजना का साथ देना चाहिए। तो भारत कहता है कि हम इस पे पहले स्टडी करेंगे फिर करें। अरे काहे लिए इतना इतना बढ़िया, अभी तक आपको चाइना का स्टडी ना समझ में आएगा। चाइना कभी हमारा नहीं हो सकता, उसको मत घुरिए यहाँ पे, लतियाइए, वो ऐसे नहीं सुधरेगा। ऐसे कन्या के देखते हैं उसको, नहीं सुधरेगा उसको। इनको भी मोदी जी को तुरंत कहना चाहिए कि हाँ भैया हम इस योजना में खुल के साथ देते हैं, क्योंकि चाइना को अब कितना आजमाएंगे। 1962 से लेकर अब तक समझे में नहीं आया। जहाँ भारत का विरोध करना रहता है चाइना खुल के कहता है, और हम लोग कह रहे हैं कि अभी अध्ययन करेंगे उसके बाद इस योजना में शामिल हो जाएंगे। हम लोग को भी इस योजना में शामिल होना चाहिए और भारत सरकार को भी पूरी दुनिया में देखिए चाइना ने किस तरह से दबाव बना रखा है कि ये जो यूरोपीय यूनियन है, ये यूरोपियन यूनियन चाइना पे दबाव बनाते हैं कि तुम अपने यहाँ वीगर मुसलमानों को क्यों जुल्म करते हो, जो सिंजियांग प्रांत में। हालांकि मुस्लिम कंट्रीज जो है या पाकिस्तान है वो कभी भी वीगर मुसलमानों का बात नहीं करेगा, क्योंकि इतना ना पैसा दे रखा है चाइना कि उस समय इनको ना इंसानियत दिखेगा ना कुछ दिखेगा। फिलिस्तीन पर जितना इजराइल जुल्म करता है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर होता है, लेकिन ये लोग को नहीं दिखाई देता है क्योंकि पैसा लिए रखे हैं। तो यूरोपीय कोई देश नहीं बोल रहा है, यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं कि चाइना पे हम प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन चाइना ने पैसा दे के रखा। यूरोपीय यूनियन का एक देश है जिसका नाम है हंगरी, तो हंगरी वीटो कर देता है कि नहीं आप लोग इससे नहीं कर सकते हैं। तो पैसा में कितना कमाल है, देख रहे हैं कि नहीं। G7 कंट्री में चाइना का ज़्यादा दबदबा नहीं है, लेकिन G7 कंट्री में इटली है। इटली चाइना का थोड़ा सा फेवर करता है, तो इटली अमेरिका को कह रहा है कि आपको चाइना को काउंटर नहीं करना चाहिए। अलग बात, हालांकि इटली को तो हम लोग सोनिया गांधी के थ्रू मना ही सकते हैं, क्योंकि सोनिया गांधी इटली की हैं और अमूमन मैके में लोगों का पहुँच रहता है। तो देखिए यहाँ मोदी जी सोनिया गांधी को कहीं कहें कि मनाओ भाई इटली को, तो हमें चाइना को रोकना है। जिस तरह से अमेरिका BBW चला रहा है,
चाइना BRI प्रोजेक्ट चला रहा है, भारत को भी चलाना चाहिए कि सार्क बेल्ट। सार्क क्या है कि हमारे जो पड़ोस के जो देश हैं, साउथ एशिया का जो देश है 8 देश, इनका एक रीजनल कॉर्पोरेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसमें आ जाता है आपका यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब आ जाते हैं। तो भारत को इसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास भी फंड है, पैसे हैं, हम श्रीलंका को यहाँ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, पोर्ट से मालदीव को, यहाँ पे अफगानिस्तान में सड़कें बना सकते हैं, नेपाल तक जा सकते हैं, भूटान, बांग्लादेश, इस सब में, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इवन पाकिस्तान को भी कहा जा सकता है भैया तुम भी सड़क बना लो यहाँ से यहाँ तक के लिए, हम लोग भी फंड दे सकते हैं, ताकि हम लोग की भी कनेक्टिविटी इधर से हो सके। हालांकि पाकिस्तान कभी ऐसा करने नहीं देगा, और अगर इन सड़कों को पाकिस्तान रोकता है कि नहीं हमारी कनेक्टिविटी इधर से नहीं जाने देंगे, तो भारत को भी आयात रोक देना चाहिए, निर्यात आयात बंद कर दो, तो हमें भी 5% घाटा होगा, लेकिन 95% उसको होगा। तो हम लोग को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए वहां पर, तो ये लेते नहीं है हम लोग। हालांकि भारत के पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है। आप देखिएगा फॉरेन रिजर्व के मामले में हम रूस के बराबर चले आए। रूस जो है दुनिया में चौथे नंबर पे है फॉरेन रिजर्व में। अभी चीन के पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है, वो 3000 लगभग 3300 है आपका बिलियन डॉलर, 3300 यानी 3000 बिलियन डॉलर इसके पास फॉरेन रिजर्व है। चौथे नंबर पे आता है रसिया, जिसके पास 605 बिलियन डॉलर है। भारत के पास भी उतने हैं लगभग, दोनों आसपास। बहुत जल्दी हम लोग रसिया को पीछे छोड़ देंगे। तो हम लोग सोचिए रसिया के बराबर में आ गए, 605 बिलियन डॉलर हमारे पास विदेशी फंड है, अवेलेबल है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दूसरे देश को मदद भी कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका जो था वो चाइना के जाल में फंस गया था कर्जा के मामले में, तो बांग्लादेश ने श्रीलंका को कर्जा दिया कि ले 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 श्रीलंका का, चाइना का पैसा लौटा दे। तो भारत को भी अपने पड़ोस में जो देश चाइना के जाल में फंस गए हैं, इतना ज्यादा पैसा है। अब आप कहेंगे बांग्लादेश के पास कितना है, तो बांग्लादेश के पास 45 बिलियन डॉलर है, तो हम लोग के पास 605। तो वो 45 बिलियन डॉलर में अगर वो चाइना के डेट को काउंटर कर सकता है, तो 605 बिलियन डॉलर में हम क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हमें इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। चाइना से ज्यादा सॉफ्ट नीति अपनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अभी पाकिस्तान वालों के पास इन सदरों का अलग झमेला है, ये 68 नंबर पे आते हैं सर। भाई बांग्लादेश आप ही से टूटा था, याद है कि नहीं, 1971 में। लेकिन आप लोग को थोड़े याद रहेगा, आप लोग को तो केवल कश्मीर याद है। हम कश्मीर लेंगे भैया, पूर्वी पाकिस्तान आपका था, चला गया, उसको कहते हैं ले, ये समझ में आता है। बांग्लादेश 1972 में बना, आपकी रैंकिंग है 68, चाचा इधर देखिए, और बांग्लादेश की रैंकिंग है 44, आपसे अच्छा हो गया। बताइए बांग्लादेश के पास 45 बिलियन डॉलर है और पाकिस्तान के पास 16 बिलियन डॉलर। हम लोग से यह 37 गुना पीछे है, लेकिन फिर भी परमाणु बम मारेगा हम लोग के ऊपर, परमाणु बम चलाएंगे, ये चलाएंगे। 37 गुना पीछे है भैया, यहाँ देखिए इसे, ये 37 गुना, यहाँ देखो, यहाँ पे इतना पीछे है। एक्चुअली पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा काम किया चाइना ने। चाइना को आना था हिंद महासागर में भारत को छोड़ते हुए, तो यहाँ से उसने एक सड़क बनाया, CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अंधाधुन पैसा लगा इस सड़क को बनाने में, और इसको कहा गया कि इस सड़क के दोनों ओर इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, 10,000 फैक्ट्रियाँ लगेंगी। ये हमारे चाचा को समझ में आया नहीं, फिसल गए वहाँ पे। 10,000 फैक्ट्री, मतलब खिलवाड़ है 10,000 फैक्ट्री, कोनो फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं लगा। उल्टे इन लोग पे ऊपर इतना भयानक कर्जा हो गया कि कर्जा को सोचिए मत। अब ये हाल हो गया है कि चाइना इनको कर्जा मांगता है ना, तो ये चाइना से कहते हैं 1 साल का टाइम दीजिए, ताकि 1 साल में हम कहीं ना कहीं दूसरे जगह से कर्जा मांग के आएंगे, तो उस कर्जा से लेके आपका कर्जा चुकाएंगे। मतलब इन लोग का काम हो गया है कि जगह जगह घूम घूम के अभी ये लोग कर्जा मांगते फिर रहे हैं। ये सऊदी अरब में चले जाते हैं प्रिंस के पास कर्जा मांगने के लिए। देखिए सऊदी अरब प्रिंस कह रहा है आज बेटा तेरा पैसा दे देंगे, हमारा पैसा का कमी थोड़ी है। ये देखिए आप इंसान की प्रोटोकॉल को देख के समझे, ये इनको कितना वैल्यू दे रहा है, बराबरी की तरह। आ जाओ बेटा, आ जाए, इधर आ जाए। और ये जो भाई साहब है ना, इनके खुद के अब्बा हैं ये, और मतलब इनके अब्बा हैं ये किंग सलमान, और ये मोदी जी को रिस्पेक्ट देखिए। तो ये फर्क पड़ता है कि आपका देश के पास अगर पैसा है, इकोनॉमी है, तगड़ा है, अगर पूरी रिसोर्सेज से, तो फिर आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, आराम से मेहमान नवाजी होगी इस तरह से, आइए बैठिए। और अगर ऐसे जाएंगे भिखारी की तरह, आए चल तेरा पैसा देते हैं, कितना चाहिए, चल चल चल, इसको ले जाओ, नाश्ता पानी कराओ यहाँ पर। चाइना के BRI प्रोजेक्ट में फंस के, चाइना के जो डेट ट्रैप है उसमें कई देश फंसे, जिसमें अफ्रीका था, श्रीलंका था, मालदीव था, कई देश फंसने चले गए सब। इसमें सबसे बुरी तरह से फंस गया बेचारा पाकिस्तान। इवन अगर पाकिस्तान के लोग भी इसको देखेंगे तो अपने प्रधानमंत्री को बहुत गरियाएंगे। रियलिटी है, आप इसे चेक कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, मुद्रा भंडार है, वो 16 बिलियन डॉलर है। ये कोई चीज छुपी नहीं रहती है, ऐसा नहीं है कि हम अपने पास से बता रहे। जबकि पाकिस्तान का जो विदेशी कर्जा है वो 294 बिलियन डॉलर है।
अब कोई घोंचू भी होगा यार तो वो ये नहीं सोचेगा कि भैया हमारे पास टोटल 16 बिलियन डॉलर है, ये इसी में पेट्रोल खरीदना है, राफेल को काउंटर करने के लिए आपको हथियार खरीदना है, परमाणु बम भी खरीदना है, गजवाए हिंद जो करना है आप लोग को, है कि नहीं आप 16 बिलियन डॉलर है, हिंद जीतेगा सब। तो अब बताओ यार, कोई गधा भी होगा तो 16 बिलियन डॉलर में से कभी लेगा 294 बिलियन डॉलर कर्जा। अब आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखे होंगे तो सोचो अपने देश के प्रधानमंत्री और नीति निर्माण वालों को कि कितना ज्यादा कर्जा लिए, कभी भी ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, मजाक पे मजाक बनते हैं, सब मीम बनेगा यहाँ पर, और इनको उड़ा ले गया बेचारा, सी जिनपिंग के जाल में फंस चुके हैं, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब इधर उधर कर्जा मांग रहे हैं। इसीलिए हम आप चाचा के लिए हम क्या बोले, हम क्या बोले इनके लिए, सुनिए ध्यान से। नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा, और इमरान खान की पत्नी को सी जिनपिंग लेके भागा। कहीं क्या तुमको क्या ये तो होता है, चाइना जो है वो कर्जा देता है तो कर्जा के बदले या तो जमीन ले लेता है श्रीलंका की तरह, नहीं तो इज्जत ले लेता है पाकिस्तान वालों की तरह। अब हम क्या बताएं, BRI प्रोजेक्ट का काउंटर करने के लिए जो बाइडन ने प्लान बनाया है वो एकदम बेस्ट है, और उन लोग जो लोग कह रहे थे बाइडन के जीतने पे कि ये चाइना का कुछ नहीं करेगा, अब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं, जो हमारे देश के लिए सही वो मेरे लिए सही हो जाता है। आई होप आप G7 और BRI प्रोजेक्ट वगैरह को काउंटर करने सिस्टम को समझे होंगे, और आपका क्या सोचना है कि भारत को विचार करके इसमें शामिल होना चाहिए बाइडेन के प्रस्ताव में, या फिर हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ताकि चाइना के डेथ ट्रैप से लोगों को या अलग अलग देशों को बचाया जा सके। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।